हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस कर रहा हूँ। अभी देखिए, सोशल साइंस में अभी चल रहा है हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, पहला वीडियो ये पार्ट 2 है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, आप पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। पहला वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे थे राष्ट्रवाद क्या है। अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना ही रखना क्या है, राष्ट्रवादी कहलाएंगे आप लोग। और राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम का व्यवहार रखना, ये राष्ट्रवाद है। देखिए, और पिछले वीडियो माध्यम से पढ़े थे राष्ट्र क्या होता है और फ्रांस में किस वंश का शासन चलता था और वहाँ के राजा कौन थे और वहाँ किस प्रकार राजस्थानी शासन को खत्म किया गया एंड उस खत्म करने के बाद क्या क्या बदलाव लाए वहाँ के लोग। देखिए, यहाँ वहाँ के लोग अलग बदलाव के लिए अलग अलग संविधान बनाया, एक झंडा बनाया अपने देश का और एक भाषा का चयनित किया। और मैंने पिछले वीडियो में मदद से पढ़ाया है, आप उसे देख लीजिएगा। देखिए, इधर ये अलग बदलाव कर ही रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद एक नया चेहरा उभरता हुआ आया जिसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप समझ। पहले ये सैनिक था, ये किस प्रकार फिर से पहले निरंकुश शासन से फ्रांस के लोग उभरे हुए ही थे कुछ वर्ष पहले, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन हो जाते हैं। अब ये माध्यम से पढ़ेंगे क्या किए थे। देखिए, अब पढ़ते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में डायरेक्टिंग शासन व्यवस्था को समाप्त कर फ्रांस में सत्ता काबू जमा लिया। कब? 1799 से एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कब नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टिंग शासन व्यवस्था को कब खत्म किया? 1799 ईस्वी में। देखिए, डायरेक्टिंग शासन व्यवस्था क्या होता है हम लोग आगे पॉइंट में पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार से, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जैसा ही एक डायरेक्टिंग शासन व्यवस्था पे काबू किया, उसके बाद क्या सत्ता जमा लिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में वहां के सम्राट, फिर से फ्रांस अधीन हुआ किसके? नेपोलियन बोनापार्ट के। देखिए क्या होता है, बहुत राजधानी शासन अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल मोस्टली अच्छे होते ही नहीं, वो अपने प्रजा को देखते नहीं है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट में कुछ अच्छाई भी था, ये प्रजा को देखते भी थे और उसके लिए एक नियम लागू किया। देखिए कौन सा? 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की। इस नियम नेपोलियन संहिता, इसमें कुछ लिखा था। अब इसके लिए क्या क्या था ये जानेंगे। एक कानून इसके अंदर था 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया, मतलब कानून। देखिए, अब एक अगला पॉइंट आता है क्या, राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान। आप लोगों से कुछ 4 नंबर या 5 नंबर से पूछा जाता है, कभी कभी आ भी जाता है, तो एक बार इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे अच्छे सुनना है। देखिए, विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। इस लॉ के अनुसार क्या किया? विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। जैसे देखिए कि आप कह सकते हैं जैसे अमीर लोग थे, जो गरीब लोग थे, इन दोनों के एक बीच अधिकार था। जैसे अमीर लोग के सामने गरीब लोग बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वो जो विशेषाधिकार था अमीर लोगों को मिला हुआ, वो अधिकार समाप्त कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और आर्थिक असमानता को दूर किया, जो गरीब लोग थे उसे रुपए दी से मदद की, जिसके कारण फ्रांस के लोग नेपोलियन बोनापार्ट को भी, मतलब नेपोलियन पार्ट के साथ खुश रहने लगे। लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे नेपोलियन बोनापार्ट। ये नहीं कि देखिए कोई भी सम्राट होता है, लेकिन ये अच्छे भी थे और उतने अच्छे नहीं थे जितने आप समझ रहे हैं। देखिए, आर्थिक असमानता को दूर किया, कानून के अनुसार सबको समान माना। कानून के अनुसार समान माना किस प्रकार की, कोई भी जैसे देखिए अमीर लोग कुछ भी करते तो उसके लिए ये नहीं कि अलग सजा होगी, नहीं, जो गरीब को सजा मिलेगा उस नियम के तहत, उसी नियम के तहत उन्हें भी सेम सजा मिलेगी। किसे? अमीर लोगों को।
पहले जो जैसे शासन व्यवस्था है निरंकुश शासन कैसा होता था, जिसमें कोई प्रकार का शासन नहीं, अपने मनमर्जी जो राजधानी शासन होता है, तानाशाही शासन होता है। लेकिन उसी नेपोलियन बोनापार्ट के शासन व्यवस्था में ये सब नियम लागू किया गया था। क्या क्या था, कानून के अनुसार सबको समान अधिकार दिया गया, यातायात शासन साधन तथा संचार शासन व्यवस्था को ठीक किया। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने यातायात जैसे रोड तो अच्छे से बनवाए, और संचार जो पत्र सब जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह पत्र के माध्यम से ठीक माध्यम से जाने लगा, यहाँ की खबर वहां जाने लगा, ये सब माध्यम को बहुत अच्छा है। किसके समय में, नेपोलियन बोनापार्ट के समय में। और समान शुल्क तथा समान नापतोल की प्रणाली, ये नहीं कि इस एरिया में अलग प्रणाली चल रही है नापतोल की, उस एरिया में अलग नहीं, सब जिसके फ्रांस पूरे फ्रांस में एक नापतोल, जैसे मैंने पिछले वीडियो के माध्यम में बताया था आपको। और यह सभी ज्ञानी लोगों को सम्मानित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, ज्ञानी लोग उस नेपोलियन बोनापार्ट ज्ञानी लोग जो वहां के लोग थे फ्रांस के, उसे सम्मानित किए जो ज्ञानवान थे, मतलब अच्छे पढ़े लिखे थे, जो देश के लिए काम किए थे। उसे कहते थे आप लोग ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, पहले राजधानी शासन खत्म किए। लेकिन सम्मानित के फिर शिक्षा में सुधार लाए और धार्मिक सुधार लाए। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। फिर क्या हुआ, देखिए इसके कारण अलग अलग उसके जो पड़ोसी देश थे उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। पड़ोसी देश जैसे इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इसमें क्या हो गया, राष्ट्रवाद का प्रति प्रेम व्यवहार जगने लगे। जैसे क्योंकि पहले जो था हर एक क्षेत्र में राजधानी शासन ही चलता था, मतलब राजा का ही शासन चलता था। जैसे जिस प्रकार फ्रांस ने उदय हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि ये जो मैं कर रहा हूं अपने देश के प्रति, ये अलग जैसे अलग देश में भी जो राजधानी शासन चल रहा है उसे भी खत्म किया जाए। जिसके कारण नेपोलियन बोनापार्ट ने जिसके पड़ोसी देश इटली है, तो इटली पर भी आक्रमण किया। उसके बाद लंदन इंग्लैंड है तो उस पर भी आक्रमण किया। लेकिन हुआ क्या था कि बगल वाले देश जो थे फ्रांस के पड़ोसी देश, वो भी देख रहे थे कि वहां के लोग अब अच्छे से रहने लगे, क्योंकि वहां का राजधानी शासन बंद हो गया। लेकिन अब सम्राट किसका शासन चलने लगा, नेपोलियन बोनापार्ट का। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को बुलाया जाने लगा दूसरे जगह कि आइए, अब जैसे आपने अपने देश में किए हैं मेरे देश में, जैसे इटली वाले ने इसे बुलाया। और जिसके कारण वहां जो निरंकुश शासन चलता था इटली में, तो वहां के लोगों में भी क्या करने लगे, वहां के लोगों में भी राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम व्यवहार जगाने लगे। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे। आप लोगों को बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट वहां तो गए, लेकिन अपना राजधानी शासन चला, जिसके कारण वो इटली वाले जो लोग थे वो सोचने लगे कि नहीं, ये दूसरे देश से आकर हम पे शासन करे, नहीं मेरा मतलब अपना देश का राजा वो शासन करे, लेकिन ये नहीं दूसरे देश से आकर मैं बुलाया यहाँ शासन करे, नहीं। इस प्रकार वहां के लोगों ने एकजुटता हुई, देश के बाद राष्ट्रवाद के लिए प्रेम जागा। तो नेपोलियन बोनापार्ट से आकर मतलब क्रांति शुरू कर दी। क्योंकि देखिए आप अपने भाई को अपने से मार सकते, लेकिन दूसरे कोई मार दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार अब इटली के लोग ने क्या किया, क्रांति शुरू कर दी। और सबको मतलब पड़ोसी देश जर्मनी था, जर्मनी में था क्या 40 इलाके में बदले हुए थे जर्मनी के लोग, 40 क्षेत्र में। लेकिन उसे भी डर नहीं लगा कि नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ भी ना आके अपना शासन व्यवस्था लागू कर दे, शासन व्यवस्था चलाने लगे। तो वो जैसे ये इसके डर था जर्मनी के लोगों को, वो भी जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। जैसे 40 कबीले में बदले हुए थे, सब 40 कबीले अलग मतलब एकजुट हो गए ताकि नेपोलियन बोनापार्ट उसके देश में भी आकर भी आक्रमण ना कर दे। देखिए एक बार मैं कैमरा को देख लेता हूं। हाँ, इसके बाद है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। देखिए राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कुलीन वर्ग
का सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावित होता है। कुलीन वर्ग मतलब होता है अमीर लोग। इसका सामाजिक मतलब समाज रुपए पैसे के कारण समाज में भी अपना प्रभुत्व जमा रहे थे। कैसे? ये लोग थे कुलीन वर्ग, राजा को रुपए देते थे, राजा सबको रुपए देते, जिसके कारण राजा इसकी बात मानते थे और जिस प्रकार अपना अधिकार जमा, कौन? कुलीन वर्ग क्या करते थे? अपना अधिकार। लोग अक्सर कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे, और जो गांव में भूमि होता, जमीन रहता था, वहां पहले जो थे दो ही प्रकार के वर्ग थे, कुलीन वर्ग और मजदूर वर्ग। कुलीन वर्ग जो अमीर होते थे, मजदूर वर्ग जो मजदूरी करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये कुलीन वर्ग किसको रुपए देते थे? राजाओं को। फिर अत्यंत प्रभावित है इसका। उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? औद्योगिक क्रांति बाद। औद्योगिक क्रांति मतलब कुछ उद्योग मतलब कुछ उद्योग निर्माण हुआ, जिसके कारण जो मजदूर वर्ग के लोग थे अपने बच्चे को पढ़ाए, मतलब जो औद्योगिक के कारण उद्योग में काम करने लगे, उसके पास तो रुपए पैसे आए, तो अपने बाल बच्चे को पढ़ाए, बाल बच्चे सब कुछ पढ़ाए, उसके बच्चे पढ़ लिख कर थोड़ा अच्छे आदमी बन गया, अच्छा मतलब कोई डॉक्टर बन गया, कोई टीचर बन गया। लेकिन कुलीन वर्ग क्या चाहता था कि मजदूर वर्ग को हम सताते रहे, लेकिन जो भाई पढ़ लिया उसका तो बुद्धि आ जाता है, दिमाग खुल जाता है, वो किसी का सहना नहीं चाहता। लेकिन उसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ? जो मध्यम वर्ग के औद्योगिक क्रांति के बाद एक वर्ग बना जिसका नाम क्या था? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के माध्यम से ये क्या किए? कुलीन वर्ग का जो इस पे सताया जा रहा था मजदूर वर्ग, ये तो मजदूर वर्ग से ही उठे थे, तो वो सहना नहीं चाहा, जिसके कारण ये लोगों ने क्रांति शुरू कर दिया। क्रांति शुरू करने के बाद एक रूमानीवाद आता है। रूमानीवाद मतलब जिसे देखे होंगे कि इस किसी के प्रति जागरूकता करने के लिए कुछ किया जाना, जैसे पहले वो गांव में क्षेत्र में जाकर मध्यम वर्ग सिखाते थे कि देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना सिखाते थे कि कुलीन वर्ग का सहना नहीं है। नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से कौन? मध्यम वर्ग क्या सिखाते थे कि ये जो कुलीन वर्ग हम लोग पे शासन कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो ये मध्यम वर्ग का रूमानीवाद में समझ रहे हैं कि रोल के माध्यम से या नाटक के माध्यम से या गीत के माध्यम से दूसरों को जागरूकता करना, ये रूमानीवाद है। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कब आए और कब फ्रांस का सम्राट बना, इसका नेपोलियन बोनापार्ट का राष्ट्रवाद में क्या योगदान रहा, ये सब चीज सीखें। और राष्ट्रवाद में विकास में सहायक तत्व कुलीन वर्ग मतलब अमीर लोग, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना, मतलब लोग दूसरों आर्थिक रुपए पैसे से भी छोटे वर्ग के लोगों को दबाना। और मध्यम वर्ग का कैसे निर्माण हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। रूमानीवाद क्या होता है? जो नाटक के माध्यम से या गीत के माध्यम से दूसरों में जागरूकता लाना या तैयार करना कह सकते हैं। और ये किस चीज के लिए? राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम भाव के लिए। फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।